नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे एक ऐसे वर्ग की, एक ऐसे समूह की, एक ऐसी व्यवस्था की जिसको लगता था कि उसके बिना इस देश की कोई सरकार चल नहीं सकती, जिसको लगता था कि इस देश में कोई प्रधानमंत्री उनकी रजामंदी के बिना बन नहीं सकता, और बन जाए और सरकार चल भी रही हो तो भी इनके राज पर, इनके अस्तित्व पर, इनके वर्चस्व पर कोई खतरा नहीं आ सकता। जो भी सरकार बने, जो भी प्रधानमंत्री बने, उसको इनके मुताबिक चलना होगा। इनकी सुख सुविधा का, इनके दूसरे सरोकारों का ख्याल रखना होगा। उसके बिना न तो कोई किसी को बनने देंगे न चलने देंगे, और बन गया तो चलने नहीं देंगे, और चलने की कोशिश की तो उसको गिरा देंगे। ये इस वर्ग के मन में गहरे बैठा हुआ था, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हकदारी। वो भाव इतना ज़्यादा हो गया कि इनको लगने लगा कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे शायद, मैं बात कर रहा हूँ लुटियंस दिल्ली की। लुटियंस जो थे वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक बनाया, और आसपास की दिल्ली जो बसाई, नई दिल्ली जिसको कहते हैं, वो वहाँ जो एक एलीट वर्ग आया, वो नेहरू गांधी परिवार के वफादारों की टोली थी, जिसका एक जो है एक्सटेंडेड फैमिली थी। परस्पर एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का की मदद करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ वफादारी, और बदले में, उसके बदले में इनाम। सरकार जो नेहरू गांधी परिवार के जो लोग हैं उनकी वाहवाही, चाहे इतिहास लेखन हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे विदेश नीति का मामला हो, हर मामले में इस परिवार को सर्वोत्कृष्ट दिखाना। अब सवाल ये है कि ये वर्ग बना कैसे। इसकी शुरुआत, अगर आपको लगता है कि 1947 में या 1946 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनने से हुई, तो आप गलत हैं। इसकी शुरुआत 1928 में हो गई, बल्कि कहें इसका बीजारोपण 1928 में हो गया। 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनका कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म होने वाला था। सवाल था कि अब इसके बाद कौन कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा। दो नाम चर्चा में थे, पार्टी में, पार्टी के बाहर। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का और दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि इन दोनों में से कोई अध्यक्ष बनेगा। ऐसे समय में मोतीलाल नेहरू की पत्नी और जवाहरलाल नेहरू की माँ स्वरूप रानी, वो मिली किससे? महात्मा गांधी से। और उन्होंने उनसे क्या कहा कि ये अच्छा होगा, अच्छी परंपरा होगी कि पिता का स्थान बेटा ले। आप देखिए, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक देश बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और जवाहरलाल नेहरू की माता जी गई महात्मा गांधी के पास कि उनके पति के रिटायर होने पर, अध्यक्ष पद छोड़ने पर, कांग्रेस का अध्यक्ष उनका बेटा बने। तो ये कोई फैमिली प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि जो है वारिस, पिता की जो जायदाद है, संपत्ति है, उसका वारिस बेटा होगा। और न कांग्रेस पार्टी मोतीलाल नेहरू की जो है जायदाद थी, लेकिन वो समझते थे। क्यों? क्योंकि काफ़ी पैसा देते थे कांग्रेस पार्टी को, उसका प्रभाव था। उनके अध्यक्ष बनने में भी ये बड़ा फैक्टर था, एकमात्र नहीं था, बड़ा फैक्टर था, बड़ा कारण था। और गांधी जी को आप देखिए, यहाँ से शुरू हुआ नेहरू के गांधी जी का उत्तराधिकारी बनने का। मोतीलाल नेहरू तो पृष्ठभूमि में चले गए। उसके बाद गांधी जी ने एक तरह से जवाहरलाल नेहरू को गोद ले लिया, राजनीतिक रूप से, मानसिक रूप से, और उनके मानस पुत्र बन गए। और उनको आगे बढ़ाने के लिए जिसको भी काटना पड़े, गांधी जी ने काटा। वो चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे राजा जी हों, चाहे फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, सबको पीछे किया, सबको किनारे किया। और गांधी जी इसके लिए तैयार हो गए। यहीं से भारतीय राजनीति में वंशवाद की नींव पड़ी, और वो उसका दंश आज भी हम झेल रहे हैं। तो ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट बना कि पिता के बाद बेटा,
वो वहाँ से शुरू हुआ। इसी वजह से आप राहुल गांधी का जो ये एरोगेंस देखते हैं, जो कुछ लोगों को उनका स्वैग नज़र आता है, उनके जो वफादार हैं, वो इसी के कारण है कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ, 4 पीढ़ियाँ जो है वो राज कर चुकी हैं। हमने जो चाहा, जिस दिशा में चाहा इस देश की राजनीति उस दिशा में चलिए। तो हम तो पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए। हमसे इस तरह के सवाल कैसे हो सकते हैं कि हम सत्ता में आएंगे नहीं आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी सरकार भले न हो, फिर कह रहा हूँ व्यवस्था तो हमारी रहेगी। लेकिन वो भ्रम टूट रहा है। एक आदमी, अब ये एक जो है क्लोज्ड कॉरपोरेशन था जिसमें बाहर वालों को एंट्री नहीं थी। बाहर वाला कोई आएगा तो वो बाहरी ही माना जाएगा, उसको हमेशा शक की नज़र से देखा जाएगा। तो उसके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो ऑप्शन उसके सामने नहीं थे। एक तो था कि उसको आने ही नहीं दिया जाएगा, ये लोग आने ही नहीं देंगे। मान लीजिए वो आ गया तो उसके सामने फिर एक ही विकल्प बचता था कि वो इन लोगों के साथ मिल जाए, इनका जो स्वार्थ है उस स्वार्थ की पूर्ति करे, इनके मुताबिक चले, इनके मुताबिक नियुक्तियां हों, इनके मुताबिक पुरस्कार मिलें, इनके मुताबिक जो है राजदूतों की नियुक्ति हो, मंत्रियों की नियुक्ति हो, विभागों की नीति बने इनके अनुसार, ये जो तय करें वो वैसा प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो। ये सब ये लोग करते थे और बड़े बड़े जो है आराम से ये सिस्टम चल रहा था। कांग्रेस की सरकार रहे न रहे, इस वर्ग का जो शासन था वो निर्बाध गति से चल रहा था। यहाँ तक कि 1998 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। उस सरकार में भी इनका वर्चस्व था। उस सरकार में भी इनकी सुख सुविधा का, इनकी जो संवेदनाएं हैं, इनकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं, उनका ख्याल रखा जाता था। माना जाता था कि अगर ये नाराज़ हो गए तो फिर सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए नाम नहीं लूँगा, आपने भी शायद सुना होगा, एक नेता पुत्र अमेरिका के एक एयरपोर्ट पर बहुत सारी फॉरेन करेंसी अलग अलग देशों की और मादक पदार्थ के साथ यानी ड्रग्स के साथ पकड़े गए। वहाँ दिन था, यहाँ रात थी। आधी रात को ब्रजेश मिश्रा के पास फ़ोन आया। ब्रजेश मिश्रा ने अटल जी को जगाया, प्रधानमंत्री थे उस समय। यहाँ से फ़ोन किया गया, तय हुआ, अमेरिका में जो भारतीय राजदूत हैं उनको लगाया गया, सरकार से बातचीत हुई और वो नेता पुत्र छूट गए। वो आज जो है देश के लिए सरदर्द बने हुए हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो इसलिए नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ताकत थी लुटियंस दिल्ली के लोगों की, ये ताकत थी परिवार और उसके आसपास के लोगों की। तो सरकार कोई भी हो, व्यवस्था इनकी है, सिस्टम इनका है। ऐसे में गुजरात के 2007 के विधानसभा चुनाव हुए। अभी देखिए, नरेंद्र मोदी 2001 में अक्टूबर में बने गुजरात के मुख्यमंत्री, उसके बाद 2002 का चुनाव जीते। तब भी कहा जा रहा था कि नहीं जीत पाएंगे। 2007 में तो भाई लोगों ने घोषणा कर दी थी कि हंग असेंबली आएगी, पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत से जीते। 2007 में सरकार बन गई और जब चुनाव नतीजे आ रहे थे तो एक अंग्रेज़ी चैनल NDTV 24/7 उस पर एक पैनल डिस्कशन हो रहा था, जिसमें ब्रिटिश नागरिक लॉर्ड मेघनाथ देसाई, ब्रिटिश सांसद भी लॉर्ड मेघनाथ देसाई थे, और सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट आशीष नंदी थे, और 1-2 और पैनलिस्ट थे, और शायद मुझे जहाँ तक याद है उस चैनल के संपादक भी थे। उनसे लॉर्ड मेघनाथ देसाई से पूछा गया कि इस चुनाव नतीजे पर, और वहाँ का माहौल आपको बता दें कि बड़ा जो है वो निराशाजनक माहौल था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया। ये रिज़ल्ट उनकी कल्पना से भी बाहर था कि नरेंद्र मोदी जीत सकते हैं, दोबारा चुनाव जीत जाएंगे और इतने बड़े बहुमत से जीत जाएंगे। पूरा प्रदेश घूमने के बाद भी उनको लग रहा था कि ऐसा नहीं होने वाला है। खैर, नतीजा आ गया था। लॉर्ड मेघनाथ देसाई से पूछा गया कि उनका क्या रिएक्शन है इस नतीजे पर। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अगले नेता हैं। आशीष नंदी उस पैनल पे थे, सोशल साइंटिस्ट हैं,
गुजरात में खासतौर से आदिवासी इलाकों में उनका बड़ा काम है, बड़ा रिसर्च किया है उन्होंने। गुजरात की राजनीति को और देश की राजनीति को भी और समाज के अच्छे अध्येता माने जाते हैं। उनके शब्द थे, 3 शब्द, ओवर माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर ऐसा हो पाएगा। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाएंगे, ये उनकी कल्पना से बाहर था, या उनकी कहिए इच्छा से बाहर था कि ऐसा भी हो सकता है। ये उनकी इच्छा तो नहीं ही थी, उनकी कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा होने नहीं पाएगा, बीजेपी में ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो वाजपेयी राज देख चुके थे, उनको मालूम था कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाती है, और जब कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में कोई आता है तो उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है जो यथास्थिति को बनाए रखे। तो वाजपेयी सरकार ने यथास्थिति को बनाए रखा, स्टेटस क्वो थी। ऐसे में 2007 का चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय परिदृश्य पर चर्चा नरेंद्र मोदी की शुरू हुई। उसके बाद 2009 का चुनाव आया लोकसभा का, आपको मालूम है क्या हुआ, बीजेपी का क्या हाल हुआ। और फिर 2012 का विधानसभा चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी फिर जीते और वहीं से उनका राष्ट्रीय राजनीति में आने का अभियान शुरू हुआ। तो लॉर्ड मेघनाथ देसाई ने जो बात कही थी, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के अगले नेता हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 7 साल, 7 ईयर्स, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। 3 दशक बाद किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई। पहली बार जनता पार्टी के अपवाद को छोड़ दें तो किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। ये बात बहुत बड़े झटके के रूप में लुटियंस दिल्ली के लोगों को लगी। फिर उनको लगा कि ये बाहरी आदमी, ये गंवार आदमी जो ऑक्सफोर्ड वाली अंग्रेज़ी नहीं बोलता, जो कैसे कांटे छुरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है कटलरी का, उसकी जिसको तमीज़ नहीं है, वो भला प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। तो चुनाव का नतीजा आ गया। चुनाव के नतीजे से पहले कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देंगे, उसके लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल हुआ, जो उस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गए। पूरी लॉबी लगी थी और इसमें बीजेपी के भी बहुत से लोग लगे थे। तो ये सब लगे हुए थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनने की स्थिति आ जाए, जो कि उनको चुनाव से नतीजे आने से पहले लग रहा था कि बीजेपी 160-180 सीटों तक पहुंच जाएगी, जैसे अटल जी की सरकार बनी थी, कई पार्टियों को जोड़कर, हो सकता है उसकी सरकार बन जाए। उस स्थिति में बाहर से कोई समर्थन देने नरेंद्र मोदी के नाम पर नहीं आएगा, इसके लिए आश्वस्त थे वो। अब बहुमत मिल गया, सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इन लोगों के जो है कसबल थोड़े ढीले पड़ गए। इन लोगों को लगा कि ये तो लोगों ने, ये नहीं लगा कि ये इतना बड़ा मैंडेट मिला है, इतना लोकप्रिय नेता है, जनता की इमेजिनेशन को कैच किया, ये सब कुछ नहीं। प्रशंसा शब्द नरेंद्र मोदी के लिए नहीं है इनकी डिक्शनरी में। ये डिक्शनरी जला देंगे जिसमें नरेंद्र मोदी की प्रशंसा का शब्द हो। तो इन्होंने कहा कि भाई ये कैसे चलेगा, ये तो जनता ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, भूल हो गई है, बहकावे में आ गए। ये अन्ना का आंदोलन था, अन्ना हज़ारे का, जिसका फ़ायदा बीजेपी को फ्लूक से मिल गया, नरेंद्र मोदी बन गए, बस ठीक है, चलो 5 साल झेल लेते हैं। 5 साल बाद उससे बड़ा मैंडेट मिल गया तो गिर पड़े। लगा कि ये, अब देखिए इसमें बात केवल यहाँ के लोगों की नहीं है, ये जो लुटियंस दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, ये देश तक सीमित नहीं है। इनके तार, इनके टेंटिकल्स जो हैं वो विदेशों में फैले हुए हैं। तमाम विदेशी शक्तियाँ के साथ मिलकर चलती हैं, क्योंकि जो भी उनको करना है, भारत में करवाना है, उसके लिए भारत के लोग ही तो चाहिए। तो ये सहर्ष तैयार है ऐसे काम के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि 1998 में जब अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो सरकार ने इस धारणा की पुष्टि की कि दरअसल लुटियंस दिल्ली के लोग ही, उसमें मीडिया भी शामिल है, उसमें कलाकार शामिल हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं, उसमें वो पॉलिटिशियंस शामिल हैं जो नेहरू गांधी परिवार के वफादार हैं, और उनकी वफादारी से उपकृत लोगों का वर्ग है, व्यापारियों का वर्ग है। ये सब का एक समूह था जिसे आप लुटियंस दिल्ली के नाम से जानते हैं।
और इसकी तूती बोलती थी। और उस सरकार में भी उन्होंने साबित किया कि हमारे बिना, हमारी इच्छा के बिना तो नहीं होगा कुछ, और वो होता रहा। इनकी ताकत ऐसी थी कि इनकी इच्छा, इनकी खुशी और नाराज़गी से तय होता था कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार कितनी स्थिर रहेगी या अस्थिर हो जाएगी। ये ताकत थी इनकी। इनकी खुशी नाराज़गी पर निगाह जो है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की रहती थी, कोई भी प्रधानमंत्री हो। तो इससे आप इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। तो पहले तो कोशिश मैंने बताया कि हुई कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने न दिया जाए। चुनाव प्रचार के दौरान 2014 के सबसे ज़्यादा हमला किस बात पर हुआ कि गुजरात मॉडल तो कुछ है ही नहीं, ये सब बकवास है, प्रचार है। गुजरात मॉडल में कोई जो है गुजरात का विकास नहीं हुआ। कुछ लोगों को लगा कि भाई ये कहना ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले से डेवलप्ड स्टेट था, तो उसमें क्या कर दिया, क्या कमाल किया। तो पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जो काम किया उसको कमतर दिखाने की कोशिश हुई, उसमें वहाँ उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हुई। उसके बाद उनको लगा कि अगर इससे भी काम नहीं बनेगा तो कहा कि अगर नरेंद्र मोदी, डराना शुरू किया, नरेंद्र मोदी को हवा के रूप में खड़ा किया। कहा नरेंद्र मोदी आ गए तो जनतंत्र देश से ख़त्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे, संविधान ख़त्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी आ गए तो आप समझ लीजिए कि ये आखिरी चुनाव होगा, उसके बाद कभी चुनाव ही नहीं होगा, नरेंद्र मोदी आ गए तो देश में तानाशाही आ जाएगी, इमरजेंसी से भी बुरा हाल हो जाएगा। ये सब इतने बिजूके खड़े किए गए डराने के लिए मतदाताओं को कि खबरदार, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मत देना, बीजेपी को वोट मत देना। अगर बीजेपी को दे रहे हो तो इतना मत देना कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सके। ये सब कुछ किया गया और बड़े प्लान तरीके से किया गया। बेशुमार पैसा बहाया गया इसके लिए। जितना खर्च हो सके, जो भी इस काम में सहयोग कर सके उसका सहयोग लिया गया। देशी विदेशी, भारत समर्थक, भारत विरोधी, भारत के दोस्त, भारत के दुश्मन, सबका सहयोग लिया गया कि कुछ भी हो नरेंद्र मोदी को नहीं बनना। नरेंद्र मोदी बन गए। तो नरेंद्र मोदी बने तो उनको मालूम था कि ये लोग हैं क्या और इनकी असली हैसियत क्या है। वो ऐसे नहीं थे जो इस वर्ग से, इसकी ताकत से डर जाएं या इसकी ताकत से जो भौंचक्के रह जाएं। उनको मालूम था कि वो जहाँ तक पहुँचे हैं वो पहुँचे हैं इनकी वजह से नहीं, इनके बावजूद। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के बाद उनका विरोध शुरू हुआ। उनका विरोध 2002 से जो शुरू हुआ वो आज तक सिलसिला चल रहा है। नरेंद्र मोदी को जेल भेजने का, उनको फांसी पर चढ़वाने का, उनको सत्ता से हटाने का जो भी धतकर्म हो सकता था सब किया गया। तीस्ता सितलवाड़ आज जेल गई तो इसीलिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को फंसाने का षड्यंत्र कांग्रेस के साथ मिलकर किया उन्होंने। कांग्रेस का मुखौटा थी वो, कांग्रेस उनसे करवा रही थी सामने रख के। बहुत से काम जो है सीधे जो नहीं कर सकती थी वो तीस्ता सितलवाड़ और ऐसे लोगों से कराया जा रहा था। अब 14 के बाद तो इन्होंने कमर कस ली थी कि बस अब मोदी को इसके आगे नहीं बढ़ने देना है। तो मोदी के खिलाफ जो है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सबको भड़काना शुरू किया, सबको उकसाना शुरू किया। मोदी ने 2016 में नोटबंदी की तो उनको लगा कि ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोदी ने अपने हाथ से हम अपने थाली में परोस कर हमको मौका दे दिया। फिर उसके बाद जब जीएसटी आई और व्यापारियों में नाराज़गी हुई तो लगा कि अब तो पक्का हो गया। ये मानकर चल रहे थे 2016-17 के बाद ये लोग कि 2019 में कुछ भी हो जाए मोदी तो नहीं आ रहे। तो लेकिन उससे मतलब पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। तब भी डर बना हुआ था। मोदी का खौफ देखिए 5 साल पूरा होने से पहले ही किस तरह का था इस वर्ग में कि फ्रांस से लड़ाकू विमानों की खरीद का मुद्दा उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। ये बताने की कोशिश हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का बोफोर्स है। वहाँ भी मात खा गए। सुप्रीम कोर्ट से जो है
राहुल गांधी को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, टिप्पणी का उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। तो वो सब कुछ किया जो किया जा सकता था, लेकिन लुटियंस दिल्ली को फिर से मात मिली 2019 में। अब 2024 के लिए उनकी तैयारी है कि ये करो या मरो का समय है। ये ऐसा मौका है कि इस बार चूक गए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और वो हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने केवल इस लुटियंस मीडिया के जिन लोगों की बात की उन्हीं को ख़त्म नहीं किया है, उन्होंने लगभग ख़त्म कर दिया है इनको। और आज वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको ख़त्म कर दिया है लुटियंस दिल्ली को। जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है, अभी उसके एक चरण का उद्घाटन हुआ है, उसी में इतना बवाल मचा हुआ है, उसी में इतनी मिर्ची लग रही है बहुत से लोगों को। इसको रोकने के लिए सेंट्रल विस्टा को कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है। अदालत में बार बार अदालत का दरवाज़ा खटखटाना, इस आधार पर रोक दीजिए, इस आधार पर रोक दीजिए, ये गड़बड़ हो रही है इसलिए रोक दिए। भाई कोई ऐसा काम नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे थे जिससे उनका व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा हो, उनके परिवार का फ़ायदा हो रहा हो, उनकी पार्टी का फ़ायदा हो रहा हो तत्काल किसी चुनाव में। नरेंद्र मोदी जो कर रहे थे सेंट्रल विस्टा निर्माण के जरिए जो कर रहे हैं, वो स्थायी रूप से भावी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। संसद का नया भवन बन रहा है। कितने शर्म की बात है कि 75 साल में हम अपना संसद का एक नया भवन नहीं बनवा पाए। अंग्रेज़ों के बनवाए उसी भवन में जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब ये मरम्मत के लायक भी नहीं रह गया। तब बन रहा है, तब भी एतराज़ है। तो जिस दिन ये सेंट्रल विस्टा पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, ये 100, 150, 200 साल रहने वाला है। जब जब ये दिखेगा लोगों को, तब तक नरेंद्र मोदी की याद आएगी। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा। इसका जितना इन्होंने विरोध किया उतना नरेंद्र मोदी के लिए वो एक तरह से उसकी पहचान ही नरेंद्र मोदी से बना दी इन्होंने। नरेंद्र मोदी ने लुटियंस दिल्ली की जड़ में मट्ठा डाल दिया। कल्पना कर सकते थे आप कि नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है वो ज़मानत पर होगा, उसको अदालत में पेश होना पड़ेगा, उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के यहाँ पूछताछ के लिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जाना पड़ेगा। ये सब हो रहा है। जितने सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट वाले लोग थे, जो अहंकार जिनका जो है वो 7वें आसमान पर था, उसको पाताल में पहुंचा दिया है, उनको ज़मीन पर ला दिया है। उनको सिर्फ एक बात का एहसास कराया कि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। जो आम आदमी के लिए है वही आपके लिए है। आप कानून से ऊपर नहीं हैं, कानून आपके ऊपर है। कानून से आपको डरना पड़ेगा। मुझसे डरिए न डरिए। वो बार बार जो राहुल गांधी कहते हैं ना, मैं डरता नहीं मोदी से। मोदी तो डरा भी नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं इस देश का जो कानून, जो संविधान ने बनाया है, उससे डरिए। तो लुटियंस दिल्ली के ताबूत में आखिरी कील होगी सेंट्रल विस्टा। और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जब फिर से सरकार बनेगी, तो आप मान कर चलिए कि ये लुटियंस दिल्ली के जो लोग हैं वो संग्रहालय की वस्तु बन जाएंगे। अगर कोई इनका संग्रहालय बनाना चाहे तो, मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा चाहेगा इस तरह का काम करना। तो नरेंद्र मोदी ने एक बाहरी होकर इनके किले में घुसे, इनके घर में घुसे, और घर में घुसकर वो जो पाकिस्तान के लिए कहा था वही लुटियंस दिल्ली के लिए किया। घर में घुसकर मारा और रोने नहीं दे रहे। मुश्किल ये है, ये रोना चाहते हैं, रो नहीं पा रहे। रोएं किससे, कहाँ जाएं? सब तो रो रहे हैं। तो अभी ये कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है। 2024 का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।